इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में अंकगणितीय चिन्हों का अर्थात अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ 6 भागों में इनको बांटा है। प्रथम है अंकगणितीय चिन्ह, उदाहरण के लिए साधारण धन, ऋण, गुणा और भाग के चिन्ह। दूसरा है बिट परक चिन्ह यानी बिटवाइज ऑपरेटर्स। इनके लिए उदाहरण है आपका यह पाइप का सिंबल है, वर्टिकल बार जिसे कहते हैं हम, ये एम्परसेंड है, एंड, और ये तो पहला होता है आपका ये बिटवाइज और कहते हैं, बिट परक और, बिट परक एंड, और इसको कहते हैं बिट परक एक्सक्लूसिव और। ये बात ध्यान दें कि यह घात का सिंबल नहीं है, घात का चिन्ह नहीं है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है वो इससे भ्रमित हो जाते हैं। वह मानते हैं कि यह 2 की घात 3, 4 की घात 5 इस तरह के लिए उपयोग में आता है। यह हम सदैव याद रखें कि यह चिन्ह बिट परक एक्सक्लूसिव और के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर स्थान परिवर्तन चिन्ह या शिफ्ट ऑपरेटर कह सकते हैं। वैसे यह भी बिट परक होता है, बिट वाइज होता है, लेकिन मैंने इसको एक अलग से वर्ग में रख दिया है। ये दोहरा लेस देन चिन्ह है जिसे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, या बायां स्थान परिवर्तन चिन्ह, और इसे हम दाहिना स्थान परिवर्तन चिन्ह कह सकते हैं। इसके पश्चात आता तुलना चिन्ह, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इसको हम इक्वल टू कह देते हैं, लेकिन ये बराबरी की जांच करने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको इक्वल टू 2 बार हम कह सकते हैं। फिर तार्किक चिन्ह यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके उदाहरण है यह तार्किक और है, यह तार्किक एंड है, और ये तार्किक नॉट है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यानी निर्धारण चिन्ह बहुत सारे होते हैं, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे बराबर है, धन बराबर, गुणा बराबर इत्यादि। अब हम देखते हैं कि अंकगणितीय चिन्ह जो सी भाषा में उपलब्ध होते हैं उनका हम अर्थ क्या है और उनका प्रयोगात्मक उदाहरण भी हम देख सकते हैं और देखेंगे कि परिणाम उनमें क्या होता है। यह तो साधारण धन का निशान है, चिन्ह है धन, 5 धन 10, उत्तर आना चाहिए 15, साधारण है, अब बहुत आसान है। यह ऋण 10 ऋण 5 5 होगा, या 5 ऋण 10 ऋण 5 होगा। यहाँ यह थोड़ा सा रोचक है, एकल ऋण, अभी तक हमने यह युगल ऋण अर्थात बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हैं, जिसमें कि 2 मान हमें लिखना होगा ऋण चिन्ह के दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चिन्ह है, इसलिए हम इसको एकल ऋण कहते हैं। यहाँ जैसे इंट आई बराबर -5 लिख दिया, ऋण 5 लिख दिया। अब यदि मैं इसको -i लिखता हूँ तो इसका मान धन 5 या 5 हो जाएगा। यह साधारण आसान सा है गुणन चिन्ह, तो यहाँ पर इसका मान या तो 50 होगा या फिर 2.4। यहाँ पे मैंने 2.4 लिखा जरूर अवश्य है, लेकिन स्वयमेव व्यवस्था में डिफॉल्ट सेटअप में यह सी भाषा में दशमलव चिन्ह के पश्चात 6 अंक लिखे जाते हैं, तो असल में उत्तर होगा 2.4 और 5 शून्य उसके बाद। यह है पूर्ण संख्या भाग, यानी 5/2 यदि हम यहां लिखते हैं तो यहां पे सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 4 जो कि 5 से कम है, इसलिए यह भजनफल ही आएगा। यह है वास्तविक संख्या भाग या साधारण भाग। अब पिछली पंक्ति में हमने देखा 5/2, यदि अंश और हर दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो उत्तर भी पूर्ण संख्या ही होगा, लेकिन यदि अंश और हर में से दोनों में से कोई एक भी यदि वास्तविक संख्या है तो परिणाम होगा 1.22। उदाहरण के लिए इधर पर यहां पर पुनः कहना चाहूंगा कि 1.22 है, लेकिन उसके बाद 4 शून्य और प्रिंट होंगे।
फिर आता है शेषफल चिन्ह। यहाँ 5 शेषफल चिन्ह 2, इसका परिणाम होगा 1। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप 5 में भाग करेंगे 2 का, तो जो शेष बचेगा 1 वह। और यहां ध्यान देने योग्य है कि यह चिन्ह मात्र पूर्ण संख्याओं के लिए ही प्रभावी होता है। अगला चिन्ह है प्लस। प्लस जिसे हम कहते हैं ये पूर्व क्रमोन्नति या इंक्रीमेंट। तो यहां पर आई का मान मैंने 5 स्थापित किया है। अब प्लस प्लस आई कहने का तात्पर्य है कि हम पहले इसका मान 1 से बढ़ाएंगे, उसके पश्चात ही उसके मान का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहां पर और कुछ नहीं लिखा है इस अर्धविराम के बाद में और पहले, तो यहां पर उसका कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। उदाहरण में हम देखेंगे। इसी तरह उत्तर क्रमोन्नति कहने का तात्पर्य है कि यह जो चिन्ह है ये इस चर के बाद में लिखा है, इसलिए उत्तर क्रमोन्नति। तो यहां पर आई का मान पहले प्रयोग में लाया जाएगा, उसके बाद उसका मान बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहां पे भी उसका अंतर समझ में नहीं आएगा, वो उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। फिर ये चिन्ह है पूर्व क्रमावनति। पहले हम उसका मान 1 से कम करेंगे, उसके बाद उसके मान का प्रयोग करेंगे। उसी तरह उत्तर क्रमावनति यानी बाद में डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका मान पहले प्रयोग में लाया जाएगा, उसके पश्चात इस चर का मान 1 से कम किया जाएगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये चारों चिन्ह मात्र पूर्ण संख्याओं के लिए ही प्रभावी होते हैं। अब हम देखते हैं एक उदाहरण। यहां पर मैंने एक पहले से स्रोत प्रोग्राम लिख के रखा है जो दाहिने पेन में आपको दिखाई देगा। बाएं पेन में मैं इसको चलाता हूं। यहां देखिए दाहिने पेन में यहां पे मैंने 2 चर घोषित किए हैं, आई और जे, जो कि पूर्ण संख्या प्रकार हैं। और यहां मैंने वास्तविक संख्या के 2 चर मैंने घोषित किए हैं। आई और जे का मान मैंने क्रमशः 5 और 10 निर्धारित कर दिया है। तो अगले कथन में ये प्रिंटफ है, इसका मतलब ये साधारण जोड़ करेगा। तो आप देख सकते हैं ये इसका मान 15 आ गया। इसी तरह से साधारण घटाना, तो इसका मान ये -5 आ गया। ठीक है। अगले कथन में हमने ये देखना है। तो यह यूनरी माइनस या एकल ऋण चिन्ह है। तो जे का मान क्या था 10, अब ऋण जे का मान हो जाएगा -10। तो यहां पे उसने उसका मान क्या प्रिंट करना है -10। अगले कथनों में 2 कथनों में F1 और F2 का मान निर्धारित किया है। तो यह आप इस प्रिंटफ में वह 2 वास्तविक संख्याओं का और 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल प्रिंट करेगा, जो कि आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा था कि फैमे व्यवस्था में सेटअप में ये 7.56 के बाद 4 शून्य और प्रिंट कर देगा, ताकि कुल अंकों की संख्या दशमलव चिन्ह के बाद 6 हो जाए। तो इस तरह यह हमेशा दशमलव के बाद यदि पूर्ण संख्या है तो 6 शून्य प्रिंट करेगा। अगला आता है, आप देखेंगे कि शेषफल चिन्ह। यहां पर यह प्रिंट क्या करेगा, 5 में 2 का भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा उसका मान यह प्रिंट करेगा। तो ये आ गया यहां पे 1। इसके पहले यह मैं बताना रह गया कि इस कथन में वह रियल डिवीजन या वास्तविक संख्याओं का भाग करेगा, जो कि आसान है। आप आसानी से देख सकते हैं कि 0.190476 यहां पर भी दशमलव के चिन्ह के पश्चात 6 अंक उसने प्रिंट किए। अब इसके बाद आता है उत्तर क्रमोन्नति चिन्ह। उत्तर क्रमोन्नति चिन्ह
अर्थात पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहां पर j का मान पहले प्रयोग में लाया जाएगा, अर्थात उसका मान i को निर्धारित कर दिया जाएगा। तो j का मान क्या था, यहां पे देखिए 10। तो पहले 10 हम निर्धारित कर देंगे i के लिए, उसके बाद j का मान 1 से बढ़ जाएगा। तो यहां पर उसको क्या प्रिंट करना चाहिए, पहले 10 i के लिए और j के लिए 11। तो हम देखते हैं, ये देखिए इसने यहां पे प्रिंट कर दिया 10 और 11। अब अगले कथन में क्या है, अगले कथन में ये है कि ये प्लस प्लस j, ये पूर्व क्रमोन्नति है, अर्थात इसका मान पहले 1 से बढ़ाया जाएगा फिर उसका प्रयोग किया जाएगा। तो j का मान अभी क्या हो गया है 11, तो 11 को पहले करेगा 12, फिर वो मान i के लिए निर्धारित करेगा। तदनुसार printf ये जो कथन है, ये फंक्शन है, ये प्रिंट करेगा दोनों का मान समान, जो कि हो जाएगा 12। अब देखिए अगला कथन क्या है, उत्तर क्रमावनति। कहने का तात्पर्य कि यह चर के बाद में इसका प्रयोग किया है। तो अर्थात j का वर्तमान मान जो भी है उसका पहले प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद इसका मान 1 से घटाया जाएगा। तो यह कथन क्या प्रिंट करना चाहिए, j का मान क्या था, j का मान क्या था 12। तो वो पहले 12 यहां पे i को दे देगा और j को का मान कर देगा 11। तो यहां पे देखिए 12 और 11, ठीक। उसके पश्चात यहां पे क्या है, यहां पर है i इक्वल टू माइनस माइनस j। तो j का वर्तमान मान है उसको एक कम करेगा और फिर उसका मान i में निर्धारित कर देगा। तो यह printf क्या प्रिंट करेगा, दोनों के मान बराबर करेगा, जो कि होगा 10। तो यहां आप देखेंगे इसने दोनों का मान 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम किस तरह से हम आसानी से जो अंकगणितीय चिन्ह है उनका प्रयोग सी भाषा में कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।